नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं शाम के 5 और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन आवाज समाचार, जहां पर हैं सभी अपडेटेड और ताज़ा खबरें आपके लिए। सबसे पहले देखिए इस वक्त की हेडलाइंस। कनाडा पर सख्त हुआ भारत, सुरक्षा वजहों से कनाडा के नागरिकों की वीजा सेवा रोकी गई। कहा, निज्जर पर कनाडा ने कोई जानकारी साझा नहीं की। ट्रूडो के आरोपों को किया खारिज। आतंकवाद पर एक्शन ले कनाडा। कनाडा में मारा गया एक और गैंगस्टर सुखदुल सिंह सुक्खा। गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई ने ली जिम्मेदारी। पंजाब में बिश्नोई के कई ठिकानों पर छापेमारी। महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी। खरगे बोले तुरंत लागू करे बिल। ओबीसी आरक्षण पर भी विपक्ष का जोर। मेघवाल बोले 27 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखाया। खराब ग्लोबल संकेतों ने बिगाड़ा बाजार का मूड। लगातार तीसरे दिन गिरावट पर बंद बाजार। सेंसेक्स 571 तो निफ्टी 159 पॉइंट गिरा। बीएससी के सभी सेक्टर इंडेक्स आज बिकवाली का शिकार। कनाडा पर भारत ने अपने तेवर कड़े कर दिए हैं। खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में भारत के हाथ के ट्रूडो के आरोप को विदेश मंत्रालय ने झूठा बताया है और उसे राजनीति से प्रेरित कहा है। आज विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी तक इस बारे में कनाडा ने कोई ठोस सबूत नहीं दिया है। इसके अलावा एमईए प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में राजनयिकों को खतरा है और सुरक्षा और तकनीकी वजहों से कनाडाई नागरिकों के लिए वीजा सेवा रोकी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा आतंकवादियों की पनाहगाह बन रहा है और इसे अपनी इमेज की चिंता करनी चाहिए। There is a degree of prejudice here, of prejudice. They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the government of Canada are primarily politically driven. We are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far we have not received any such specific information. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। इधर भारत और कनाडा के रिश्तों में अभी तनाव है, लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते काफ़ी अहम है। क्या अहमियत है कनाडा में भारतीयों की, हमारे समझाने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी और हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, एक बड़ी तादाद है भारतीयों की कनाडा में और ये लंबा रिश्ता रहा है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल माने जाते हैं कनाडा के अंदर भारतीय। क्या स्टेटस है इस वक्त भारतीय नागरिकों का, अगर आपसे समझना चाहें जो कैनेडियन हैं? भारत और कनाडा के बीच बनते बिगड़ते इस रिश्ते के बीच में कारोबारी रिश्ते पर क्या असर पड़ने वाला है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और कनाडा सबसे ज्यादा भारतीय स्टूडेंट के लिए पसंदीदा देश माना जाता है। तो ऐसे में आप देखें तो जो भारत के स्टूडेंट कनाडा में रहते हैं, भारत के लोग जो कनाडा में कमाई करते हैं, वो भारत में अच्छा खासा पैसा भेजते हैं। 3,843 मिलियन डॉलर पैसा भेजा गया 2021 में। दुनिया के बाकी देशों से जितने भी पैसे हैं उसमें से कनाडा से आने वाले पैसे कहें तो 9वें स्थान पर है। अब कहें कि भारत के जो लोग कनाडा में जा रहे हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी होती है। नागरिकता पाने वाले देशों में भारतीय जो है नंबर 1 है। कनाडा में बाकी देशों के लोगों को भी नागरिकता मिलती है, परमानेंट स्टेटस मिलता है, उसमें से भारतीय की संख्या नंबर 1 है। जो संख्या के हिसाब से देखें तो 4,37,120 लोगों को परमानेंट रेजिडेंट अब तक वहां पे मिल चुका है। अपने आप में एक काफी बड़ी बात है किस तरीके से भारतीय वहां पे बसे हुए हैं। छात्र की बात मैंने की तो भारतीय छात्रों का योगदान कनाडा की इकोनॉमी में 4.9 अरब डॉलर का होता है। ये काफी अच्छा खासा रकम होता है। तो भारतीय छात्र वहां की इकोनॉमी में काफी बड़ी भूमिका निभाते हैं और वहां के जितने भी संस्थान हैं उसमें भारतीय छात्रों की संख्या 3,19,000 से भी ज्यादा है। यानी अच्छे खासे लोग वहां पे जाते हैं। और स्टूडेंट के पसंदीदा शहरों के हिसाब से देखें तो कनाडा दूसरे नंबर पर आता है स्टूडेंट के लिए, जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट जाते हैं यूएस और दूसरे नंबर पर जाते हैं कनाडा। अब रही बात निवेश को लेकर के, तो कनाडा से जो कारोबार होता है तो कनाडा से एफडीआई
एफडीआई कम आता है, बहुत ज्यादा नहीं आता है। $3,443 मिलियन का एफडीआई आया है कनाडा से, जो 0.5% के आसपास होता है भारत में होने वाले कुल एफडीआई का। लेकिन कंपनियां, कनाडा की जो कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियों में अच्छा खासा निवेश करते हैं। कनाडा का जो पेंशन फंड है वो भारतीय कंपनियों में काफी पैसा लगाए हुए है। यही वजह आप देख रहे हो कि जब से तनाव उठा है शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि पेंशन फंड शायद पैसा निकाल रहे हो। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरी बात कि भारत से जो एक्सपोर्ट होता है कनाडा और कनाडा से जो इंपोर्ट होता है भारत, तो दोनों में देखिए भारत से $4 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है कनाडा को, और जो सामान एक्सपोर्ट होता है उसमें कई सारी चीजें हैं। वहां पे आपको कोल, उसमें आपको इंजीनियरिंग गुड्स है, गारमेंट्स, ऐसे सामान वहां पे एक्सपोर्ट होते हैं। अब कनाडा से $4 बिलियन का इंपोर्ट होता है, यानी कहूं में जितना एक्सपोर्ट होता है उतना ही इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट होने वाले में आपको बहुत सारे फॉसिल फ्यूल मिल जाएंगे, कोक मिल जाएंगे, फर्टिलाइजर जैसे सामान यहाँ पे आते हैं। तो ये एक कुल मिला के कारोबारी रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर स्थिति ज्यादा बिगड़ी तो कनाडा को भी अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। जी, तो काफी अहम है भारत और कनाडा के रिश्ते, और कारोबार और पैसों के लिहाज से उनका कितना महत्व है, वो कितने बड़े हैं, ये आपने अभी देखा। लक्ष्मण हमें बता रहे थे। तो क्यों बिगड़ रहे हैं भारत और कनाडा के रिश्ते, ये बड़ा सवाल है। और जस्टिन ट्रूडो क्यों कर रहे हैं खालिस्तानियों का समर्थन, ऐसी क्या मजबूरी है? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर भारत कनाडा बिगड़ते रिश्ते, आज का आवाज अड्डा। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ 7:57 पर। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है और अब राज्यसभा में भी महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। बीजेपी ने आज इस बिल पर चर्चा के लिए 14 महिला सांसदों की एक टीम भी बनाई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल राज्यसभा में बिल पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बिल के कानून बनने के बाद महिलाओं के सपने साकार होंगे। ये बिल समाज में समानता के लिए लाया गया है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। बता दें कि बिल के तहत संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। लोकसभा में बिल के समर्थन में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस अवसर पर इस बिल के बारे में बोलने से पहले जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक समानता मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कबीर का दोहा काल करे सो आज कर सुनाया और तुरंत महिला आरक्षण को लागू करने की मांग रखी। जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि सरकार को ओबीसी के लिए आरक्षण का इंतजाम फौरन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ओबीसी आरक्षण का कमिटमेंट करे। अगर चश्मा लगाती है सरकार, धूप का चश्मा नहीं, अगर सचमुच का चश्मा लगाती है तो उसके पावर बदलिए, उसको साफ करिए और ये तय करिए कि आज जब हम यहां से उठे तो एक कमिटमेंट दें ओबीसी वर्ग को। और ये मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि 33% के को एग्जिस्टिंग में मत इनकॉर्पोरेट कीजिए, इट शुड बी सेपरेट। नई व्यवस्था में नया 33% विदाउट टचिंग एससीज एंड एसटीज, ये करिएगा तो क्रांतिकारी कदम होगा। चलिए बात करते हैं बाजार की। आज फेडरल रिजर्व के सख्त संकेतों से बाजार में बिकवाली हावी रही। इसी के साथ बाजार लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स आज लाल निशान में दिखाई दिए। सेंसेक्स 571 तो निफ्टी 159 अंक गिरकर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा गिरावट हमने ऑटो और बैंकिंग शेयरों के साथ साथ रियल्टी शेयरों में भी देखी। मेटल, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में भी आज दबाव का दिन रहा।
361 की प्रेसिडेंट अनु जैन ने बताया कि कुछ चुनिंदा पीएसयू बैंक महंगे नजर आ रहे हैं। उनके मुताबिक फिलहाल एसबीआई का वैल्यूएशन अभी महंगा नहीं हुआ है। इंडिविजुअली कुछ बैंक्स को, पीएसयू बैंक्स को देखे तो मुझे वो एक्सपेंसिव लग रहे हैं। जहां तक कि एसबीआई है वो अभी भी रेलेवेंटली नॉन एक्सपेंसिव है। जो पिछला एक हफ्ते का मूव है जिसमें हमने 7-8% का मूव एक साथ देखा था, वो एक जो मैंने मार्केट में सुना कि बॉन्ड्स अगर ग्लोबली लिस्ट हो जाते हैं, इनको लिक्विडिटी का एक सर्ज मिलेगा जिसके कारण एक री रेटिंग हो सकती है। तो एक 5 से 10% और पॉसिबल है। बट हमने बैंक 20 क्लाइंट्स को अगर 42 और 48 के बीच में दिलाए थे, 60 के आसपास, 62-63 के आसपास, आई थिंक हम प्रॉफिट बुक करेंगे वहां। बीएसई भी ट्रेडर्स का रिस्क घटाने के लिए एसएलएम ऑर्डर पर रोक लगाने और लिमिट प्राइस प्रोटेक्शन पर विचार कर रही है। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत में बीएसई के एमडी और सीईओ सुंदरम रमन राममूर्ति ने कहा कि एक्सचेंज फ्री ट्रेड रोकने के तमाम उपाय कर रहा है। मैं कह रहा हूं एज एन एक्सचेंज कुछ टाइम के लिए, जब तक कि इनमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, जैसे कि निफ्टी के ऑप्शंस में, आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में, जब तक वो आ जाता है तब तक क्या जरूरत है कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर को डिसेबल किया जाए? ये मेरा सवाल था। ये आपका ऊंची विचार है, मैं मानता हूं। तो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, हम दे भी रहे हैं। हम आपको थोड़ा सा इसमें हमारा विचार किस दिशा पे जा रहा है हम आपको बताते हैं। मार्केट में प्रॉफिट लॉस तो है ही, लेकिन ये नॉर्मल से ऊपर 15 पैसा का ऑप्शन मैं देख रहा था एक ही साल पहले 2030 में ट्रेड हुआ है, एरर ट्रेड करके। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक्सचेंज हो, ये एक्सचेंज की बात नहीं है, मार्केट की बात है, नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका अपनाए, तो एक आध सजेशंस मार्केट से आया है। भले उसका नतीजा स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर की बंद करना है और कुछ भी तरीका अपनाना है वो भी सही हो, या और कुछ तरीका अपनाना है, क्योंकि ना एरर ट्रेड इससे नहीं, बहुत सारी चीज़ों से भी होता है। सबको हटाना है, किसी को भी कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान या प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं, वो सजेशंस आया है, हम भी उसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जो भी अप्रूवल वगैरह लेना है वो हम कोशिश करेंगे, वो लागू भी करेंगे, क्योंकि मार्केट के लिए हम है, मार्केट ही हमारा अन्नदाता है। अगर मार्केट को नुकसान होते जाए तो हम कभी नहीं रह पाएंगे। चलो यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार कुछ और अहम खबरें आपके लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और खबरें। क्रिप्टो करेंसी जैसी करेंसी के जरिए होने वाले क्राइम पर लगाम लगाने में सरकार अब जुट गई है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय इसके लिए खास इंटेलिजेंस टूल विकसित कर रहा है। पूरी खबर के लिए हम चलेंगे अपने इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के पास। तो लक्ष्मण, क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले क्राइम पर रोक लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाने पर विचार कर रही है सरकार? देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार एक खास रणनीति के तहत क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले अपराध या फिर अपराधों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल को रोकने के लिए एक तैयारी कर रही है। उस तैयारी के तहत सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय ने खास टूल को डेवलप किया है जिसका नाम है CIAT, क्रिप्टो करेंसी इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस टूल। इस टूल की खास बात यह होगी कि जैसे ही किसी अवैध कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होगा, तुरंत में एक अलर्ट जारी हो जाएगा। अलर्ट जारी होते हुए ये पता चल जाएगा कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी का किस अवैध कारोबार में इस्तेमाल हुआ, इसका नाता रिश्ता किस खाते से है, कहां से क्रिप्टो करेंसी में पैसा डाला गया, क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसको पेमेंट किया गया, और ये सारा कुछ पूरा डेटा वहां पे निकलकर सामने आ जाएगा। और इस जो CIAT टूल है, उस टूल को गृह मंत्रालय का एक खास विंग है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। इसको जल्द से लागू कर देगा ये सेंटर। और इस सेंटर की खासियत ये होगी, क्रिप्टो करेंसी से जो भी, चाहे आतंकी फंडिंग हो, चाहे ड्रग के मामले में लेन देन में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो, इसका पता लगा सकेगी। साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ क्रिप्टो करेंसी का कारोबार हो रहा है, अवैध कारोबार हो, ये पता चल सकेगा और समय रहते ये कार्रवाई कर दी जाएगी। और इतना ही नहीं, दुनिया भर में जितने भी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस हैं, वो सारे एक्सचेंज का डेटाबेस भी जुटाया जा रहा है, ताकि जांच एजेंसियां इस डेटाबेस के सहारे क्रिप्टो करेंसी के अवैध इस्तेमाल पर रोक लगा
लगा सके। नियमित तौर पर डार्क नेट को स्कैन करने की भी व्यवस्था इस टूल के जरिए की जा रही है। तो मुझे लगता है कि वो दिन बहुत दूर नहीं जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आतंकी संगठन नहीं कर पाएंगे, आतंकी फंडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और इसका अवैध कारोबार करने पर सरकार तुरंत लगाम लगा लेगी। जी लक्ष्मण, तो बड़े एक्शन की तैयारी है। अगर आपसे ये समझना चाहें कि क्रिप्टो का इस्तेमाल कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है क्राइम के अंदर? देखिए, ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए सरकार का गृह मंत्रालय विभाग सक्रिय हो गया। अगर आंकड़ों पर आप गौर करें तो क्रिप्टो करेंसी के जरिए करीब 953 करोड़ रुपए तक के अपराध हो चुके हैं। यानी अवैध कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कम से कम 953 करोड़ रुपए तक के अब तक के आंकड़े यहां पर आए हैं, जो काफी महत्वपूर्ण है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि आतंकी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आतंकवादियों तक पैसा पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले दिनों जांच एजेंसी ने यहां तक पाया कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को जो पैसा भेज रहा है उसमें क्रिप्टो करेंसी का काफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। इतना ही नहीं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए जहां पर यह पाया गया कि ड्रग के अवैध कारोबार में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है और क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसका पेमेंट किया जा रहा है। पिछले 3 साल में 38 ऐसे मामले निकल करके सामने आए जहां पे ड्रग के कारोबार में क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट होता हुआ देखा। इसी तरीके से एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि ईडी है, उसने भी कई सारे ऐसे मामले देखे जहां पे क्रिप्टो करेंसी के जरिए बहुत बड़े पैमाने पर हवाले के पैसे का इधर से उधर किया गया है। वो भी ऐसे कई सारे मामलों की जांच कर रहा है। तो हर जांच एजेंसी के लिए क्रिप्टो करेंसी अब तक एक अबूझ पहेली बनी हुई थी और इस बढ़ते क्राइम के बढ़ते दायरे को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है और गृह मंत्रालय एक खास टूल विकसित कर रहा है जिसके जरिए इस पर लगाम लगाया जा सके। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस डिटेल एनालिसिस के लिए। और बात करेंगे गणपति बप्पा मोरया की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 1.5 दिन में बप्पा की विदाई हुई। विघ्नहर्ता आए, पूरे अंबानी परिवार ने उनकी पूजा अर्चना की और फिर धूमधाम से हुआ गणपति विसर्जन। गिरगांव चौपाटी तक ढोल ताशा शंखनाद से यात्रा निकालकर बप्पा को विदाई दी गई। गणपति पूजन के लिए कई बड़ी हस्तियों का तांता इस बीच लगा रहा। बॉलीवुड के बड़े सितारों से लेकर कॉर्पोरेट्स और राजनीतिक हस्तियां भी बप्पा के दर्शन करने के लिए एंटीलिया पहुंची थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से बने रहिए और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक क्लिक के जरिए पा सकते हैं नई, ताज़ा और अपडेटेड खबरें। नमस्कार।